सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र। महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमनी। डीवाई चंद्रचूड़ क्या है? महान्यायवादी हैं आर वेंकट रमनी, और डीवाई चंद्रचूड़ है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। ये सब फंसेगा अभी, है ना, रास्ता चलते चलते पूछिए ना, मारेंगे तू लोग के ना। पढ़े घर ही देखो तो ये सब तुमको पढ़ाए हैं ना जी, वही चीज़ वह फिर रिपीट होगा ना। देखो तो है महान्यायवादी का क्या दिया हुआ है? आर वेंकट रमनी, कर भी हुआ था, आज भी हुआ, फिर हो रहा है ना। महान सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू और गिरीश चंद्र। स्थान कौन सा है? 14वां। स्थान कौन सा है? 14वां। सब दिया हुआ है। नहीं याद होगा तो एक बार पलट लेंगे, कोई दिक्कत। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद कितना? 148 से 100 नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? अभी राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, किंतु उसे पद से संसद के दोनों सदनों के समावेशन पर ही हटाया जा सकता है। चुनाव इसको नियुक्त तो राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन हटाने का शक्ति इनके पास नहीं है। जिस तरह से महान्यायवादी को प्रसाद पर्यंत ये रह सकते थे महान्यायवादी, उस तरह से महालेखा परीक्षक नहीं होगा, ठीक ना। नियुक्त जरूर करेंगे राष्ट्रपति, लेकिन हटाने का शक्ति इनको नहीं दिया गया। किसको दिया गया है? संसद के दोनों सदनों के समावेशन पर ही हटाया जा सकता। किसको? सीएजी को, महालेखा परीक्षक को, है ना, गिरीश चंद्र मुर्मू को। गुड। जिसका आधार क्या है? किस आधार पर हटाइएगा? तो पहला आधार है कदाचार, मतलब कुछ गलत काम कर दिया, है ना, आरोपित हो गया, कुछ भ्रष्टाचार कर दिया। और दूसरा असमर्थता, मान लीजिए कि तबीयतें खराब है मेरा, है ना, हम दिन भर विदेशे में इलाज करवा रहे हैं, तो असमर्थ है कि नहीं हम काम करने से, है ना। तो आपको क्या हटाया जा सकता है? पद से, लेकिन राष्ट्रपति नहीं हटाएगा। संसद के दोनों सदनों को पावर दिया गया है कि आप हटाइए। कारण क्या होगा? किस आधार पर आप हटाइएगा? तो असमर्थता या कदाचार, यानी आप कुछ करप्शन में फंस जाइए या असमर्थ हो जाइए। किसी का एक्सीडेंटे हो गया, किसी को ऑपरेशन करवाना है ना। नौकरी में, बैंक में मान लो मैनेजर बन गई या स्टेशन मास्टर बन गई, तो तीनों शिफ्ट में ड्यूटी करना पड़ेगा। 38-24, कभी सुबह में रहेगा, कभी इवनिंग वाला रहेगा, कभी रात के। तो रात के इसके पेरेंट्स तो कहेंगे कि ना, पैसा आता है तो सब मैनेज हो जाता है। और यहाँ पढ़ेला है तो 6 बजे कह रहे कि रात हो गया, है ना। अभी जाओ तो पुलिस सिपाही सब वर्दी पहन के, लेडीज़ लोग नहीं पहरा दे रही है क्या? उसको डर लग रहा है क्या? घटना कहीं भी हो जाएगा, आप सही रहिए, ख़त्म, है ना। घर वाले को बोल दीजिए कि हम पढ़े जाते हैं, नहीं तो यूट्यूब पर वीडियो दिखा दीजिए कि देखिए सर पढ़ाते हैं ऐसे। कल के वीडियो में तुम भी रहोगी, है ना। हो, हम टेंशन नहीं लेना है जी, हम पहुंचा देंगे घर। और कुछ? महानियंत्रक लेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन उसको हटाने का अधिकार नहीं है, पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं दिया गया है ना। संसद के दोनों सदनों को दिया गया है अधिकार, है ना। और किस आधार पर आप हटा सकते हैं? कदाचार या असमर्थता। अगर असमर्थ हैं तो आप हटा सकते हैं, या कदाचार में कोई लिप्त है तो हटा सकते हैं। ऐसे कोई, इसीलिए तो दोनों सदन में, लोकसभा अगर उठाएगा तो उसको पास करना होगा, और फिर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा पास करेगा, तब राष्ट्रपति को बोला जाएगा, तब उसको हटाने का प्रक्रिया है, ठीक ना। ऐसे डायरेक्ट बहुत बड़ा पद है हो, यानी इसे हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होगी। किसके समान होगी? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होगी। यानी उच्चतम न्यायालय को के जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने का जो प्रक्रिया है वही किसका है? भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का है ना। क्लियर है? डायरेक्ट कोई हटा नहीं सकता है, ठीक है। संसद के दोनों सदनों में समावेशन के आधार पर ही हटाया जा सकता है। और क्या आधार होगा? कदाचार या असमर्थ का, ठीक है। कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। अभी वर्तमान में भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र। महान्यायवादी कौन है?
आर वेंकट रमनी, आर वेंकट। चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। आइए, इसकी पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष होगी, लेकिन इससे पहले 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह अवकाश ग्रहण कर लेगा। मतलब समझे, इसका रिटायरमेंट का क्या समय काल है? या तो 6 साल या तो 65 साल, जो पहले पूर जाए। मान लीजिए हम कम उम्र का है और 6 साल मेरा हो गया, अब 65 साल मेरा नहीं हुआ, फिर भी हम रिटायर हो जाएंगे। या 65 साल हो गया तो हम रिटायर माने जाएंगे, कोई दिक्कत है? तो दोनों में से जो पहले हो जाए, या तो आप 6 साल पूरा हो जाइए या तो 65 साल आपका उम्र हो जाए। दोनों ही आधार पर आपको हटाया नहीं, रिटायर हो गया। हटाना अलग चीज़ होता है, ठीक है? अवकाश ग्रहण मतलब रिटायर हो गए। कैसे सरकारी कर्मचारी को 65 साल है, 60 साल है, 62 साल है, तो उसी तरह इनको हटाने का प्रक्रिया क्या है? या तो 6 साल है या तो 65 साल, दोनों में जो पहले पूर जाएगा उस आधार पर आप हट जाइएगा, कोई दिक्कत? यह सेवानिवृत्ति के पश्चात, याद कर लीजिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता। यानी रिटायरमेंट के बाद भारत सरकार का कोई अन्य पद ग्रहण नहीं कर सकता। आगे है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। मतलब अकाउंट्स वगैरह भारत सरकार का जो भी लेखा जोखा है ना, हिसाब किताब है, सबसे ऊपर में कौन देखता है? क्या यही साइन करता है तो सही होता है। क्लियर है? तो सारा ऑडिट वगैरह इसी के सहारे होता है, ठीक है? जिस तरह से विधि का परामर्श किससे लेते थे? राष्ट्रपति, महान्यायवादी से, है ना? उसी तरह से ये क्या है? अकाउंट्स देखता है, ठीक है? आगे चलते हैं। भारत तथा प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र के संचित निधि से किए गए सभी व्यय विधि के अधीन ही हुए हैं। यह इस बात का क्या करता है? संपरीक्षा करता है, मतलब चेक करता है कि संचित निधि से जो व्यय किया गया है वह विधि के अधीन है या नहीं है, नियम से है या नहीं है, खर्च जितना किया गया है वो सही से है या नहीं है, ठीक ना? उसकी जांच कौन करता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक। कोई दिक्कत? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरण के लेखाओं को भी परीक्षा करता है, जैसे स्थानीय निकायों का लेखा परीक्षक। मान लीजिए राष्ट्रपति या राज्यपाल के कहने पर वो क्या करेगा? अन्य प्राधिकरणों के लेखा जोखा भी कौन करेगा? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, है ना? जो उनका काम है उसके अलावा भी अगर राष्ट्रपति कोई चीज़ बोलेंगे तो उसका भी लेखा जोखा कौन करेंगे? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद कितना में है? 148 से 100। महान्यायवादी अनुच्छेद। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अनुच्छेद। राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद 165। राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद 165, याद रहेगा। आगे कह रहा है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। किसका? केंद्र सरकार के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को कौन देता है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है, जिसे वह संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखते हैं। अनुच्छेद कितना में है? 151 वन में है ना? यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक क्या करता है कि केंद्र सरकार के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन को किसको देता है? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति क्या करता है? उसको एक सदन के पटल पर रखता है। मतलब सदन जो है लोकसभा या राज्यसभा उनके पास भेजता है। क्लियर है? आगे करा, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसी राज्य के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल को देता है, जिसे वह उस राज्य के विधानमंडल के पटल पर रखते हैं। मान लीजिए राज्य का कोई अकाउंट्स आ गया, राज्यपाल या राष्ट्रपति रिक्वेस्ट किए तो राज्य को भी देख सकता है, तो उसका भी प्रतिवेदन किसको देगा? राज्यपाल को। और राज्यपाल क्या करेंगे? विधानमंडल के पटल पर रखेंगे। राष्ट्रपति कहाँ रखेंगे? सदन के पटल पर, है ना? लोकसभा या राज्यसभा, 2 सदन है ना हमारे यहाँ, निम्न सदन और उच्च सदन। तो उसी तरह राज्यपाल कहाँ रखेंगे? विधानमंडल के पटल पर रखेंगे, मतलब उसको सुपुर्द करेंगे।
कि लीजिए ये अकाउंट्स है ना। अब उसमें क्या है सही गलत वो सारा कुछ करके दे दिया गया है। क्लियर है। आगे है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 लेखा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। पहला कौन है? विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षण, है ना, रिपोर्ट। दूसरा है वित्तीय लेखाओं पर लोक परीक्षा रिपोर्ट, और तीसरा है सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। ये 3 गो लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। कौन? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 से 151। गिरीशचंद्र मुर्मू, गिरीशचंद्र मुर्मू। नियुक्त कौन करता है? इनको नियुक्त कौन करता है? पद से हटाने का शक्ति है क्या? नहीं है। किसके पास है? सदन के पास है, सदन के पास है। किस आधार पर हटा सकता है? गुड। राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखता है। उसके उपरांत लोकसभा समिति, लोक लेखा समिति, याद रखिएगा, ये केवल अपना रिपोर्ट देता है ना। सही गलत आप समझिए, सही गलत ये केवल रिपोर्ट देता है कि ऐसा रिपोर्ट है आपके पास, ठीक है। और उसको कौन देखता है? उसके बाद लोक लेखा समिति इसकी जांच करती है। आगे पढ़ेंगे, लोक लेखा समिति इसकी जांच करती है। क्या करती है? और इसके निष्कर्षों से संसद को अवगत कराती है। यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा उसकी जांच कौन करेगा? लोक लेखा समिति। कौन करेगा? लोक लेखा समिति। और उसके उपरांत किसको देगा? वो निष्कर्ष को संसद को देता है। किसको देता है? अब देखिए नोट में दिया हुआ है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। एकदम रट लीजिए इस पॉइंट को। पूछेगा कि लोक लेखा समिति के गाइड किसको कहा जाता है? लोक लेखा समिति के गाइड किसको कहा जाता है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। मित्र किसको कहा जाता है? लोक लेखा समिति के मित्र कौन कहलाता है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक किसको कहते हैं? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ये 3 सवाल पूछ सकता है। तो इस तरह से आपका क्या हो गया? ये चैप्टर खत्म हो गया। नहीं तो अब भूलिएगा नहीं ना, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अनुच्छेद वर्तमान में अभी कौन है? इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनको हटाने का पावर किसके पास है? संसद के पास, सदन के पास, है ना। किस आधार पर हटाया जा सकता है? कदाचार या असमर्थता। इनको, है ना, हटाने का प्रक्रिया क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जिस तरह से हटाने का प्रक्रिया है वही प्रक्रिया इनका भी है। क्लियर है। इनका उम्र की सीमा कितना है? रिटायर कब लेंगे ये? 6 साल या 65 साल, जो पहले पूछ जाए। कोई दिक्कत? ठीक है, बताइएगा। लोक लेखा समिति के गाइड किसको कहते हैं? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। मित्र किसको कहते हैं? ठीक है, मार्गदर्शक किसको कहते हैं? स्पीडी साइंस का टेस्ट पेपर कितना था? 32, याद है ना? चलिए बताइएगा। सबसे बड़ा फूल लेफलेसिया। सबसे बड़ा फूल, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड। 332 मीटर प्रति सेकंड। हवा में ध्वनि का वेग, हवा में ध्वनि का वेग। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। धूप का चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है? क्रूक्स कांच। कौन कांच? क्रूक्स कांच। ठीक है। एक पैदम बराबर होता है 6 फीट। एक पैदम बराबर होता है, एक पैदम बराबर होता है। किस ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? -40 डिग्री। -40 डिग्री पर क्या होता है? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान क्या होता है? समान होता है, बराबर होता है। कितना डिग्री पर? -40 डिग्री पर। माइनस। लीची का खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? एरिल। एरिल। लीची का खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? एरिल। लीची का खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? एरिल। सबसे छोटा फूल है? बोल्फिया। बहुत बढ़िया।
सबसे छोटा फूल है, सबसे छोटा फूल, सबसे छोटा फूल, सबसे बड़ा फूल, सबसे बड़ा फूल, हवा में ध्वनि का वेग पर सेकंड, हवा में ध्वनि का वेग, शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, धूप के चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है? क्रूक्स कांच, क्रूक्स कांच, क्रूक्स। एक पैदम बराबर होता है 6 फीट, एक पैदम बराबर होता है किस ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? -40 डिग्री, माइनस। लीची का खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? एरिल। लीची का खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? एरिल। सबसे छोटा फूल बोल्फिया, सबसे छोटा फूल। मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लीहा। कौन सा? प्लीहा। मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? प्लीहा। मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? टीबी, है ना, टीबी। किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? टीबी। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट, 746। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? बॉक्साइट। एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? बॉक्साइट। द्रव धातु तत्व कौन सा है? पारा। द्रव धातु तत्व कौन सा है? द्रव धातु तत्व कौन सा है? पारा। द्रव धातु तत्व कौन सा है? द्रव अधातु तत्व कौन सा है? ब्रोमीन। द्रव अधातु तत्व कौन सा है? द्रव अधातु तत्व कौन सा है? किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? लीची का खाने योग्य भाग, लीची का खाने योग्य भाग, सबसे छोटा फूल बोल्फिया, सबसे छोटा फूल। एक अश्व शक्ति बराबर, एक अश्व शक्ति बराबर 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 10⁵ डाइन, 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? द्रव धातु तत्व कौन सा होता है? पारा। द्रव धातु तत्व कौन सा होता है? द्रव अधातु तत्व कौन सा होता है? ब्रोमीन। मलेरिया रोग का प्रमुख कारण क्या है? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, है ना। मलेरिया रोग का प्रमुख कारण कौन सा है? प्लाज्मोडियम, मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लीहा। मलेरिया रोग का प्रमुख कारण क्या है? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, विटामिन डी का आविष्कार किया था हॉपकिंस ने। विटामिन डी का आविष्कार किसने किया था? विटामिन डी का आविष्कार किसने किया था? विटामिन डी का आविष्कार किसने किया था? पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33, 1. पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? पानी का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक। मलेरिया रोग का प्रमुख कारण, मलेरिया रोग का प्रमुख कारण, मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? डाइन। 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? द्रव अधातु तत्व कौन सा है? ब्रोमीन। द्रव अधातु तत्व कौन सा है? विटामिन डी का आविष्कार किसने किया? हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है? कुरकुमीन, कुरकुमीन, कुरकुमीन। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है? कुरकुमीन। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है? कुरकुमीन, है ना। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है? गैसों में गैस का उदाहरण है वायु। गैसों में गैस का उदाहरण है वायु। गैसों में गैस का उदाहरण है, गैसों में गैस का उदाहरण। विटामिन डी का आविष्कार, विटामिन डी का आविष्कार किसने किया था? हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है? कुरकुमीन। गैसों में गैस का उदाहरण है वायु। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम उत्पादन से, रेशम उत्पादन से। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर, सेरीकल्चर, सेरीकल्चर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गैसों में गैस का उदाहरण है, हल्दी में पीला रंग का कारण है, हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है ईसीजी, है ना। हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है ईसीजी। हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग लाया जाता है ईसीजी। खैरा रोग का संबंध किससे है? धान से, धान में लगता है। खैरा रोग किस में लगता है? धान में। खैरा रोग किससे संबंधित है? खैरा रोग किससे संबंधित है? खैरा रोग किससे संबंधित है? केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य ताप होता है 300 के। केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य ताप होता है 300 केल्विन। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? निम्न में से कौन अदिश राशि है? विद्युत धारा, वेग, त्वरण, बल। विद्युत धारा। निम्न में से कौन अदिश राशि है? निम्न में से कौन अदिश राशि है? टेटनस रोग किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण। टेटनस रोग किसके कारण होता है? टेटनस रोग किसके कारण होता है? टेटनस रोग किसके कारण होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बोलिएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बोलिएगा, याद होते रहेगा। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर। साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है? 30 से 40। साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है? साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है? साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है? समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.4। 8.4। एक पैदम बराबर होता है 6 फीट। एक पैदम बराबर होता है, एक पैदम बराबर होता है शुद्ध जल का पीएच मान 7। शुद्ध जल का पीएच मान, समुद्री जल का पीएच मान 8.4। समुद्री जल का पीएच मान, समुद्री जल का पीएच मान, समुद्री जल का पीएच मान। पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। कौन सा? तंत्रिका तंत्र। पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तंत्रिका तंत्र। पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तंत्रिका तंत्र। पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है तंत्रिका तंत्र। समुद्री जल का पीएच मान 8.4। समुद्री जल का पीएच मान। गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? भ्रूण पोष। भ्रूण पोष। गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? भ्रूण पोष। गेहूं में खाने योग्य भाग होता है। खैरा रोग किससे संबंधित है? धान से। खैरा रोग किससे संबंधित है? पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तंत्रिका तंत्र, है ना। गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा है? भ्रूण पोष। गेहूं में खाने योग्य भाग है। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचालन बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक ना, सल्फ्यूरिक अम्ल। किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है? ठीक है, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला है केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? 373 केल्विन। 373 केल्विन। केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? 373 केल्विन। 373 केल्विन। क्लियर है? निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है? लाल। लाल तरंगदैर्घ्य लाल। इसी हाँ, इसीलिए खतरा उतरा का निशानी पर क्या रखा जाता है? लाल रंग, है ना। निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है? लाल, है ना। किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है? लाल का। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैगनी का।
सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बताइएगा। शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान, समुद्री जल का पीएच मान 8.4, समुद्री जल का पीएच मान। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है? क्रूक्स कांच। एक पैदम बराबर होता है 6 फीट, एक पैदम बराबर होता है, एक पैदम बराबर होता है। गैसों में गैस का उदाहरण है वायु, गैसों में गैस का उदाहरण है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर किससे संबंधित है? हृदय के विकार का पता लगाने के लिए कौन सा प्रयोग में लाया जाता है? ईसीजी। खैरा रोग से संबंधित है? खैरा रोग का संबंध किससे है? केल्विन स्केल पर कमरे का समान ताप होता है 300 केल्विन, 300 केल्विन। केल्विन स्केल पर कमरे का समान ताप होता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। डायरेक्ट सवाल है, पूछेगा आपको। हाँ बिल्कुल, निम्न सब सवाल आ जाएगा आपका, ठीक ना। सब प्रीवियस पेपर का कलेक्शन है, ठीक है। 70-80% आपका प्रीवियस पेपर हो, चाहे एसएससी का पेपर दीजिए, रेलवे का पेपर दीजिए, या कोई भी बिहार एसएससी का दीजिए, बिहार सिपाही का दीजिए, कोई भी परीक्षा दीजिएगा, सवाल यही रहेगा। टेटनस रोग किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण। टेटनस रोग किसके कारण होता है? द्रव धातु तत्व कौन सा है? द्रव अधातु तत्व कौन सा है? ब्रोमीन। द्रव अधातु तत्व कौन सा है? 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5। विटामिन डी का आविष्कार किसने किया? हॉपकिंस ने। विटामिन डी का आविष्कार किसने किया? हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है? कुरकुमीन, कुरकुमीन। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है? कुरकुमीन। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है? गैसों में गैस का उदाहरण है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो, है ना। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर। खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? धान से। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? किस रंग का सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होता है? लाल। जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जल कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? 373 केल्विन। गेहूं का खाने योग्य भाग है भ्रूण पोष, भ्रूण। टेटनस रोग किसके कारण होता है? निम्न में से कौन अदिश राशि है? विद्युत धारा, वेग, त्वरण, बल। तो विद्युत धारा अदिश राशि है, याद हो गया। सबसे छोटा फूल बोलफिया, सबसे छोटा फूल। लीची का खाने योग्य भाग, लीची का खाने योग्य भाग, लीची का खाने योग्य भाग, लीची का खाने योग्य भाग। मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग, मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग, ठीक है। किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? टीबी, है ना, टीबी। बीसीजी का टीका किसके रोग के रोकथाम के लिए? टीबी। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। 701 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड। 332 मीटर पर सेकेंड हवा में ध्वनि का वेग होता है। सबसे बड़ा फूल कौन सा है? याद हो गया। होमवर्क में ले लीजिए टेस्ट पेपर 33, टेस्ट पेपर, और आपका 25 से 33 तक। अगला सैटरडे को आपको टेस्ट होगा, ठीक है। अगला सैटरडे को आपका टेस्ट पेपर 25 से लेकर 33 तक, ठीक ना, आपका टेस्ट होगा। एक ही सवाल को 4 बार 5 बार 10 बार बोलते बोलते आपको अपने सेट हो जाएगा दिमाग, है ना। जैसे एक अश्व शक्ति एक ही बार पूछा है, बहुत बार पूछा है, बहुत बार सेट में मिलेगा आपको 746 वाट। नहीं, फिर न्यूटन वाला पूछा है, डाइन 10 टू द पावर 5, डायरेक्ट सवाल में पूछता है। एक पैदम बराबर कितना फीट? 6 फीट, एकदम डायरेक्ट सवाल पूछता है। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्पीडी जीएस, ठीक ना। इसमें दिए थे आपको प्राचीन भारत ना, बौद्ध धर्म तक हम लोग कर लिए थे, बौद्ध धर्म तक हम लोग कर लिए थे। आइए उससे आगे चलते हैं, बौद्ध धर्म से आगे चलते हैं। बताइएगा, एशिया का ज्योतिपुंज किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। एशिया का ज्योतिपुंज। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल को क्या कहते हैं? चैत्य मंडप, चैत्य मंडप। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल को क्या कहते हैं? विश्व शांति स्तूप कहाँ है?
राजगीर में। विश्व शांति स्तूप कहाँ है? बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस काल में हुआ था? कुषाण काल में। बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस काल में हुआ था? कुषाण काल में। बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस काल में हुआ था? बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस काल में हुआ था? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। प्रथम तीर्थंकर, इनका अन्य नाम क्या है? आदिनाथ। क्या नाम है? आदिनाथ। जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक और इनका प्रथम तीर्थंकर। टोटल जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। यही क्या किए थे? स्थापित किए थे। जैन धर्म की स्थापना किसने किया? ऋषभदेव। अगर पूछेगा कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, तो स्वामी महावीर, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ठीक है। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? अरिष्ट नेमी। अरिष्ट नेमी। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर। जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थंकर। इनका अन्य नाम क्या है? आदिनाथ। आदिनाथ। आदि किनका नाम है? ऋषभदेव का। किनका नाम है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी। बहुत बार पूछा हुआ सवाल है ना? जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पाशारुनाथ। कौन? पाशारुनाथ। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पाशारुनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी, है ना? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी, है ना? जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी। अरिष्ट नेमी। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पाशारुनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पाशार। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर पाशारुनाथ। पाशारुनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प। पाशारुनाथ का प्रतीक चिन्ह, पाशारुनाथ का प्रतीक चिन्ह और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह, है ना? महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह, पाशारुनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प। पाशारुनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? समेध पर्वत पर। समेध पर्वत पर पाशारुनाथ को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? समेध पर्वत पर। पाशारुनाथ को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? पाशारुनाथ की 4 शिक्षाएं थी, सत्य, अहिंसा, अस्थेय और अपरिग्रह। पाशारुनाथ की 4 शिक्षाएं थी। कौन कौन? सत्य, अहिंसा, अस्थेय और अपरिग्रह। सत्य मतलब तो जानते ही हैं, अहिंसा भी जानते ही होंगे। अस्थेय मतलब होता है चोरी नहीं करना। अस्थेय मतलब क्या होता है? चोरी नहीं करना। और अपरिग्रह मतलब होता है धन का संचय नहीं करना। तो ये साधु संत के लिए था, धन का संचय नहीं करना। अस्थेय मतलब क्या होता है? चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? धन जमा, धन का संचय नहीं करना। दुख का कारण है ना धन का संचय। तो ये लोग शिक्षा दिए थे। तो पाशारुनाथ की 4 शिक्षाएं क्या क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्थेय और अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्थेय और अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्थेय और, बोलिएगा याद हो जाएगा। सत्य, अहिंसा, अस्थेय और, अस्थेय मतलब चोरी ना करना, अस्थेय मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह मतलब धन का संचय नहीं करना। याद रहेगा। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा किसने? महावीर ने। 4 गो तो पहले से था, महावीर उसमें एगो शामिल कर दिए। क्या? ब्रह्मचर्य, है ना? जो केवल जैन मुनियों के लिए था। किसके लिए? जैन मुनियों के लिए था, ठीक ना? जो जैन धर्म अपनाना चाहता है, जो गृहस्थ जीवन को त्याग कर, है ना, ब्रह्मचर्य जीवन को जीना चाहता है, उनके लिए एगो ऐड कर दिए। सत्य, सत्य, अहिंसा, अस्थेय और अपरिग्रह। महावीर स्वामी क्या जोड़ दिए? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। कोई दिक्कत? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर 24वां तीर्थंकर। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा।
महावीर की पत्नी का नाम महावीर का जन्म कहाँ हुआ? वैशाली में। कहाँ हुआ? वैशाली में, कुंडल ग्राम में। कहाँ? कुंडल ग्राम, वैशाली में। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी में। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? कब हुई? 468 ईसा पूर्व। 468 ईसा पूर्व, है ना। और गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व, है ना। 483 ईसा पूर्व। महावीर का मृत्यु कब हुआ? 468 ईसा पूर्व। महावीर स्वामी का मृत्यु, महावीर की मृत्यु कहाँ हुआ? महावीर की पत्नी का नाम, महावीर की पत्नी का नाम, पांचवा महाव्रत ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने। 4 शिक्षा दिए थे किसने? पार्श्वनाथ ने। कौन कौन? सत्य, अहिंसा, अस्थेय और अपरिग्रह। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी में। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? कब हुआ? 468 ईसा पूर्व में। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान, है ना। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान। महावीर स्वामी का बचपन का नाम। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए? क्षत्रिय। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए? क्षत्रिय। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए? महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ। सिद्धार्थ और किसका नाम था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। लेकिन वो दोनों अलग आदमी है, ये अलग है और वो अलग है, ठीक ना। तो महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ। किस कुल के थे? ज्ञात्रिक कुल से। कौन कुल? ज्ञात्रिक कुल के। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ। महावीर के पिता का नाम ज्ञात्रिक कुल। महावीर के माता का नाम त्रिशला। महावीर के माता का नाम, महावीर के माता का नाम किस गणराज की थी? लिच्छवी गणराज। लिच्छवी गणराज, है ना। महावीर के माता का नाम त्रिशला। महावीर के माता का नाम, महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ। महावीर के पिता का नाम। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए? क्षत्रिय। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी। कहाँ हुई? पावापुरी। कब हुआ? महावीर के पत्नी का नाम यशोदा। महावीर के पत्नी का नाम, महावीर के पिता का नाम, महावीर के पिता का नाम, महावीर के पुत्री का नाम अनुनज्जा प्रियदर्शनी। अनुनज्जा प्रियदर्शनी, है ना। इन्हीं के पति का नाम था जमाली। इन्हीं के पति का नाम, यानी महावीर स्वामी के दामाद का नाम क्या है? जमाली, है ना। महावीर के पुत्री का नाम अनुनज्जा प्रियदर्शनी। अनुनज्जा प्रियदर्शनी। महावीर के पुत्री का नाम अनुनज्जा प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? जिरम्भिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे? जैसे गौतम बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था निरंजना नदी के तट पर, तो इनको रिजुपालिका नदी के तट पर। कहाँ? जिरम्भिक ग्राम में। जिरम्भिक ग्राम में, जिरम्भिक गांव में, ठीक ना। किस नदी के तट पर? रिजुपालिका नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? रिजुपालिका नदी के तट पर, साल वृक्ष के नीचे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द है? कैवल्य। क्या नाम है? कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द कौन सा है? केवल। यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाने पर उसको क्या बोला जाता है?